qualitative properties. Lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. तो इसमें से हम लोग वेपर प्रेशर लोअरिंग कर चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कर चुके हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कर चुके हैं. आज हमें क्या पढ़ना है? ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या पढ़ना है हमें? ऑस्मोटिक प्रेशर. वेरी गुड. अब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोग एक दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं. वो कंसेप्ट है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है ना, इसको एकदम आसान भाषा में समझने के लिए पहले आप यहाँ एक बार बोर्ड पर देखना, ठीक है? और जो मैं समझा रही हूँ ना उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना है आपको. मानो कि मेरे पास एक इस तरीके का कंटेनर है, ठीक है? ये कंटेनर है ए और इसके साथ एक कंटेनर मैंने और जोड़ रखा है बी. बहुत ध्यान से, अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इतना समझा रही हूँ. ये एक कंटेनर है ए, ये एक कंटेनर है बी. मानो दोनों कंटेनर में हम लोगों ने पानी भरा हुआ है, ठीक है? मान लेते हैं दोनों कंटेनर में हमने पानी भरा हुआ है. अब हमने इसमें यहां तक पानी है, ठीक है? और इसमें यहां तक पानी. क्या बेटा पानी ए से बी में जाएगा? यस मैम. यस मैम, जाएगा. जाएगा. ए से बी जाएगा कि बी से ए जाएगा? ए से बी जाएगा. अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है, ए से बी जाएगा. क्या बेटा ए से बी जाने के बाद ये कंटेनर कुछ ऐसा दिखने लगेगा क्या? मुझे एक बार देख के बताओ. ए बी ऐसा दिखेगा या दूसरा एक सिचुएशन बनाती हूँ, बताना दोनों में से कैसा दिखेगा, ठीक है? ठीक है, चलो. ए बी, आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी वाली सिचुएशन अराइज होगी, ठीक है? ये वाली सिचुएशन अराइज होगी कि अब ए में पानी इतना कम बचेगा और बी पूरा फिल हो जाएगा. क्या ऐसा होगा क्या? नो मैम. नो मैम. नो मैम. ऐसा होगा कि ए और बी दोनों में पानी इक्वल हो जाएगा. क्या ये बात मानते हो? हाँ मैम. यस मैम. हाँ बिल्कुल. तो बेटा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जा सकते हैं. अब मेरी बात एक और बात समझो. क्या पानी सिर्फ ए से बी की तरफ जा रहा होगा या बी से ए की तरफ भी जाएगा? एक और दूसरा कंटेनर ड्रॉ करती हूँ, उसमें बताना आप लोग, ठीक है? बेटा मेरी ड्राइंग ना बहुत बेकार है और ऑनलाइन तो और भी ज्यादा बेकार है, तो प्लीज मेरे साथ थोड़ा थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा मेरी ड्राइंग के साथ, ठीक है? ये एक कंपार्टमेंट है ए और ये एक कंपार्टमेंट है बी. मान लो बेटा ए में इस पॉइंट तक वाटर है, ठीक है? मैं इस पानी को ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? और मानते हैं बेटा बी में यहां तक पानी. अब बताओ पानी ए से बी जाएगा या बी से ए जाएगा? ए से बी जाएगा. ए से बी जाएगा मैम. ए से बी जाएगा मैम. बेटा क्या पानी बी से ए में जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा? जा रहा होगा मैम, इक्वल हो जाएगा. जा रहा होगा, बट किससे ज्यादा स्पीड से जाएगा? ए से ज्यादा स्पीड से जाएगा. आप ये बात एग्री करते हो बेटा? डू यू एग्री? यस मैम. पानी दोनों तरफ ट्रेवल कर रहा होगा, ए से बी भी जा रहा होगा, बी से ए भी जा रहा होगा, लेकिन ए से बी फास्ट जा रहा होगा. क्या हम ये बात एग्री कर रहे हैं? यस मैम. यस मैम, एग्री. वेरी गुड बेटा. अच्छा, अब देखो ये समझ में आ गया ना, तो अब आगे की चीज आपको और अच्छी से समझ में आएगी. यहां से ये मानो बेटा दो कंटेनर हैं ए और बी. अब की बार मैंने इसमें यहां पर यहां तक 1 लीटर पानी ले लिया. क्या ले लिया? 1 लीटर पानी. 1 लीटर
H2, प्योर वाटर ले लिया ये। यहाँ पर भी बेटा मैंने 1 लीटर ही लिया है, ये कंटेनर थोड़ा छोटा बना है बट मान लो कि इक्वल कंटेनर है। यहाँ पे भी मैंने 1 लीटर ही लिया है, लेकिन ये जो मैंने लिया है ना बेटा, ये मैंने लिया है 1 लीटर सॉल्ट सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें H2 यानी कि हमारे पास वाटर भी है, प्लस साथ में इसमें नमक यानी कि NaCl भी है। उस नमक को मैं इस तरीके से छोटे छोटे डॉट से रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि इसमें यहाँ पे इस पानी के साथ यहाँ पे नमक भी है, ठीक है। अब मानो बच्चे कि बीच में हमारे पास एक ऐसी मेम्ब्रेन लगी हुई है, एक ऐसी जाली लगी हुई है कि उस जाली से पानी तो ट्रांसफर कर सकता है लेकिन सॉल्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता। इस तरह की मेम्ब्रेन को बेटा हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। सेमी का मतलब होता है बेटा आधा, परमिएबल मतलब परमिशन देना। देखो मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोगों का हाथ है ना, अगर अच्छा एक बात बताओ, अगर हम हमारे हैंड पे कोई मॉइस्चराइजर लगाएं, कोई क्रीम लगाएं, तो क्या वो स्किन के अंदर चली जाती है? नो मैम। नहीं मैम। कोई क्रीम बेटा, कोई क्रीम अगर आप लगाते हो तो वो ऊपर ऊपर रहती है कि स्किन के अंदर चली जाती है? ऊपर ऊपर रहती है। ऊपर ऊपर रहती है। अच्छा कोई ऑयल ले तो, अच्छा अगर कोई मान लो अगर मैंने तेल लिया और उस तेल को मैंने अपने हाथ पे लगाया या पैरों पे लगाया, तो क्या वो तेल ऊपर ही रहता है कि स्किन के अंदर थोड़ा चला जाता है? मैम स्किन ऑब्जर्व कर स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है ना बेटा, क्रीम भी थोड़ी थोड़ी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है। क्रीम है या ऑयल है वो थोड़ा थोड़ा स्किन में चला जाता है, लेकिन अगर वहीं पर आप अपने हाथ पर पेंट लगा दो व्हाइट कलर का, तो क्या वो पेंट भी स्किन के अंदर जाएगा? नो मैम। अगर आप अपने हाथ पे पेंट लगाओ तो क्या पेंट स्किन के अंदर जाएगा? नो मैम। नहीं, इसका मतलब स्किन ने ऑयल को तो अलाउ करा अंदर आने के लिए, बट क्या उसने पेंट को अलाउ करा अंदर आने के लिए? नहीं मैम। नहीं करा। कोई और ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम? अच्छा एक बात बताओ, अगर बहुत गर्मी हो, ठीक है, और हम धूप में खड़े हो जाए, तो क्या पसीना बाहर आ सकता है स्किन से? स्वेटिंग हो सकती है हमें? क्या स्किन से बेटा पानी पसीने की फॉर्म में बाहर आता है? यस मैम। यस मैम आता है। क्या ब्लड बाहर आ Yes, सकता है, ma'am. खून बाहर आ सकता है? नहीं मैम। नो मैम। नहीं, इसका मतलब स्किन वाटर को तो अलाउ कर रही है बाहर आने के लिए, लेकिन ब्लड को तो अलाउ नहीं कर रही ना। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो बच्चे? यस मैम। यस मैम। स्किन भी किस तरह की मेम्ब्रेन हुई है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेटा ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन जो किसी किसी चीज को अंदर एंट्री अलाउ करती है और किसी को नहीं करती। जैसे हमारा घर का दरवाजा है ना, अब घर के दरवाजे में हम हमारे गेस्ट्स को, हमारे रिलेटिव्स को, जान पहचान वाले लोगों को आने देंगे, लेकिन अगर कोई अनजान स्ट्रेंजर आ जाए तो क्या हम उसे अंदर अलाउ करेंगे आने के लिए? नो मैम। नहीं। बाहर जाने के लिए घर वालों को अलाउ करेगा? कोई छोटा सा बच्चा है 6 महीने का, वो गेट से बाहर जाएगा, जाने दोगे उसे? नहीं मैम। नहीं, है ना। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, which allows only the solvent molecules to travel. Allows only solvent molecules to travel. बेटा खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही क्यों अलाउ करती है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को क्यों नहीं करती? क्योंकि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना बच्चे, इसमें बहुत छोटे, बहुत 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 छोटे, जो हमें दिखते भी नहीं है, ऐसे छोटे 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 होल्स होते हैं। उन छोटे छोटे होल से सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो चले जाते हैं, बट सॉल्यूट के पार्टिकल्स रह जाते हैं। जैसे हम चाय छानते हैं ना, तो जो चाय होती है वो तो छन्नी में से चली जाती है, लिक्विड पार्ट, लेकिन जो चाय की पत्ती होती है वो तो ऊपर रह जाती है ना। सिमिलरली बेटा Yes, ma'am. इस वाली मेम्ब्रेन में से भी जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है ना, वो तो इधर या उधर जा सकते हैं, लेकिन ये जो रेड कलर के सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ये ट्रेवल नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए में और बी में किस साइड सॉल्वेंट ज्यादा है? सॉल्यूशन तो टोटल 1 लीटर ही है, तो किस साइड सॉल्वेंट ज्यादा है, ए में कि बी में?
बी में। बी में मैम। अच्छा बेटा, बी में क्यों ज्यादा है? जब दोनों तरफ 1 लीटर है तो बी में ज्यादा क्यों हुआ? मैम उसमें क्योंकि सॉल्ट भी उसमें है तो सॉल्ट भी है, अच्छा भी। हाँ तो बेटा उसमें सॉल्ट भी है और टोटल 1 लीटर है ना, सॉल्ट को मिलाकर 1 लीटर है, तो पानी ज्यादा कहाँ पे हुआ, ए में या बी में? ए में। बी में मैम। बेटा दोबारा सोचो, ए में यहाँ मैम। पे एक ए ए। दोबारा हाँ, यहाँ पे मेरे पास सॉल्वेंट है, यहाँ मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। ये भी 1 लीटर है और ये 1 लीटर सॉल्ट और पानी मिलाकर 1 लीटर है, तो कुछ अमाउंट तो सॉल्ट का भी होगा ना बच्चे, तो इसका मतलब वाटर 1 लीटर से थोड़ा सा कम होगा ना, तभी तो टोटल 1 लीटर है। आ रही है ये बात समझ में? तो बेटा मैम। पानी Yes, कहाँ ma'am. ज्यादा हुआ, ए में या बी में? ए में। ए में। तो क्या ए में से जो पानी है वो बी की तरफ जाएगा? सोचो, जब यहाँ पर पानी ज्यादा है, यहाँ पर पानी कम है, तो क्या पानी ए से बी में जाएगा? यस मैम, है ना, जाएगा बेटा। अच्छा, Yes. एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं, अभी मैं डिफाइन लिखवाऊंगी समझ में आएगा, पर एक बार दोबारा एक और सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। एक काम करती हूँ मैं, एक बार फिगर्स वैसे ड्रॉ करती हूँ। एक सेकंड, हाँ बेटा। ओ, अब समझते हैं। ये बेटा मानो कि मेरा एक कंटेनर है, ठीक है। अब यहां से समझो, ये मेरे पास क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास कंटेनर है ए, और ये मेरे पास कंटेनर है बी, ठीक है। अब बेटा ए कंटेनर में मेरे पास क्या है, ए कंटेनर में मेरे पास है 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, और यहाँ पे है मेरे पास 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन। बेटा देखो, वैसे तो मैंने मोलैरिटी समझाई थी, बट आप में से किसी किसी बच्चे ने शायद वो क्लास नहीं ली, कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ। ये 0.1 मोलर या 0.2 मोलर, ये जो कैपिटल M है ना बेटा, इसका मतलब होता है मोलर, इस कैपिटल M का मतलब क्या होता है, मोलर, कैपिटल M मतलब मोलर। बेटा देखो, अगर आप कभी भी देखो ना 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास 0.1 मोल्स ऑफ NaCl हैं, NaCl मतलब नमक, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर मैं लिख रही हूँ 0.2 मोलर, तो 0.2 मोलर का मतलब हो गया 0.2 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। मोल्स का मतलब पता है ना, मोल्स याद है किसी को, क्या होता है मोल्स? कौन बताएगा जल्दी से, मोल्स क्या होते हैं? बेटा मोल्स क्या होता है? 6.0 इंटू क्या बेटा? हाँ, मैम दोनों, वैल्यू बता रहे थे मैम। हाँ 6.022 इंटू 23 पार्टिकल्स, एक मोल का मतलब इतना होता है, तो 0.1 का मतलब हो गया इतने, 0.1 का मतलब कितना हो गया, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 22, और 0.2 का मतलब हो गया 12.044 इंटू 10 रेज टू द पावर 22, इतने इतने सॉल्ट के पार्टिकल्स है। तो बेटा यहाँ पे भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर 0.1 मोलर NaCl का ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है।
ये पूरा भरा हुआ है 0.1 मोलर NaCl से, और ये पूरा भरा हुआ है 0.2 मोलर NaCl से। अब बेटा देखो किस सॉल्यूशन में NaCl ज्यादा है, ए में या बी में? किस सॉल्यूशन में NaCl ज्यादा है, ए में या बी में? ए में। बेटा ए में 0.1 मोल्स है, बी में 0.2 मोल्स है। बी में मैम। बी में हुआ ना? समझ में आया? किसमें ज्यादा NaCl है? अगर मैं पानी पीकर देखूं तो कौन सा पानी मेरे को ज्यादा नमकीन लगेगा, ए वाला कि बी वाला? बी वाला। बी वाला। बेटा जिस पानी में सॉल्यूट ज्यादा होता है ना उसे बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्सनट्रेटेड। और जिसमें सॉल्यूट कम होता है उसे बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसे क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिसमें ज्यादा होता है सॉल्यूट उसे बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड। क्या आपने ये वर्ड्स पहले कभी सुने हैं? यस यस मैम। मैम। अच्छा, अब Yes, एक बात ma'am. बताओ, डाइल्यूट एसिड या कॉन्सनट्रेटेड एसिड कौन सा ज्यादा हमारे लिए डेंजरस होता है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सनट्रेटेड, क्योंकि उसमें एसिड ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है बेटा? ये मैं बहुत आराम आराम से समझा रही हूँ Yes, बिना ma'am. किसी जल्दबाजी के, ताकि ये टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है? यस मैम। ये डाइल्यूट, ये कॉन्सनट्रेटेड। अब समझो, अब मुझे बताओ कि जो पानी है वो किस तरफ ज्यादा है? देखने में पानी दोनों तरफ सेम है, बट दूसरे तरीके से सोचा जाए तो पानी कहाँ ज्यादा है, ए में या बी में? आराम से सोचो। बी में मैम। बी में मैम। बेटा देखो, इसमें सॉल्यूट में ज्यादा नहीं। है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। किसमें पानी ज्यादा होगा, डाइल्यूट में कि कॉन्सेंट्रेटेड में? डाइल्यूट ए में। में डाइल्यूट में। बेटा यहाँ पे सॉल्यूट 0.2 मोल्स है, तो इसमें से तो कुछ कुछ जगह तो सॉल्ट ने ले रखी होगी ना। यहाँ पर मानो सॉल्ट ने 0.1 मोल सॉल्ट है, यहाँ पे सॉल्ट मानो मैंने ऐसे दिखाया, तो यहाँ पे इतना सॉल्ट है, ठीक है? और यहाँ पे इससे डबल सॉल्ट है, 0.2 मोलर है ना, इतना सॉल्ट है। तो कहाँ पे पानी ज्यादा है बेटा? यहाँ पे तो सॉल्ट ज्यादा है ना, तो पानी कहाँ ज्यादा हुआ, ए में कि बी में? ए में। ए में। बेटा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा, ए से बी या बी से ए? पानी कहाँ ट्रेवल करेगा? ए से बी या बी से ए? शायद मैम दोनों इक्वल तरीके से ट्रैवल करेंगे। नहीं बेटा देखो, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है ना, सॉल्यूट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पानी कम है, और उसके कंपैरिजन में ए के पास सॉल्वेंट ज्यादा है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट ही पास कर सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे सॉल्ट कम है, यहाँ सॉल्ट ज्यादा है तो सॉल्ट चला जाए यहाँ पे, क्योंकि ये मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को ही अलाउ करती है जाने के लिए। तो इसीलिए जो वाटर है वही ट्रेवल करेगा ए से बी। कब तक ट्रेवल करेगा? जब तक कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। क्या अभी क्लियर हुआ ये? यस मैम। यस मैम। और बेटा इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ movement of solvent particles The higher concentration. from a dilute solution. Dilute solution मतलब कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि हायर कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया बेटा? यस मैम। या तो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ कर सकता है, या फिर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। अगर यहाँ पे प्योर ही सॉल्वेंट हो जाए तो वहां पर तो डेफिनेटली प्योर सॉल्वेंट ही हो गया। तो या तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाता है, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है। या तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ट्रेवल करेगा,
या फिर हम कह सकते हैं कि लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ट्रेवल करेगा। क्या ये समझ में आया बेटा? यस मैम। पक्का? हाँ जी मैम। हाँ बेटा, अब एक बात, जैसे कि ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास कर रहे होंगे तो क्या वो इस मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर लगा रहे होंगे? वहां से जाने के लिए बेटा इस मेम्ब्रेन को धक्का तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो इस मेम्ब्रेन से क्रॉस करेंगे वो। हाँ ये मैम। बात क्लियर हो रही है कि यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस वाली ये जो हमारे पास लेयर है वो इस लेयर के ऊपर एक धक्का लगा रहे होंगे, तभी तो वो उस धक्के से बाहर आ रहे होंगे, मतलब उस धक्के से इस तरफ जा रहे होंगे। तो बेटा वो यहाँ से प्रेशर लगा रहे होंगे, यहाँ वाले सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी प्रेशर लगा रहे होंगे। लेकिन अभी क्योंकि एक कंटेनर में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो उनका प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा। तो जैसे मानो जब हम पंजा लड़ाते हैं तो दोनों तरफ से फोर्स लगता है, लेकिन जो ज्यादा फोर्स लगा रहा होता है वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो सिमिलरली बेटा यहाँ से ये वाले सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी धक्का लगा रहे हैं और यहाँ से ये वाले सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी धक्का लगा रहे हैं। अब बिकॉज यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा है तो ये प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, ये जीत जाएंगे और ये इस तरफ मूव कर जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? यस मैम। यस मैम। तो प्रथमेश, हाँ, सुजीत, यस मैम। यस मैम, क्लिक हो रहा है। हाँ बेटा, ये अब जो प्रेशर लगाते हैं ना, इस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसे हम? ऑस्मोटिक प्रेशर। यही हमारी फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आपको अच्छे से ऑस्मोसिस समझ में आ गया कि ऑस्मोसिस क्या होता है? अच्छा, ऑस्मोसिस का मैं यस अभी आपको मैम। डे टू डे लाइफ का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगी। पहले उससे पहले हम एक बार ऑस्मोटिक प्रेशर लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक बार एक ऑस्मोसिस का बड़ा अच्छा एग्जांपल भी दूंगी, ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर, बेटा हेडिंग डालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। आप लोग बेटा साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिख भी रहे हो ना? हाँ यस बेटा, मैम, साथ साथ नोट्स भी हमें बना लिखना रहे, भी हो। क्या बेटा? नोट्स भी क्रिएट कर रहे हैं मैम। हाँ वेरी गुड, क्योंकि बेटा जब तक हम खुद से नहीं लिखते ना तब तक समझ में नहीं आता है, ठीक है? यस मैम। एक सेकेंड, हाँ बस मैं आपको बता दूं। चलो साथ साथ नोट्स बनाओ, आप हेडिंग लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं पहले एक बार दोबारा पहले वाली स्लाइड पे चलती हूँ। बेटा यहाँ से अगर मुझे ऑस्मोसिस रोकना हो, अगर किसी को मतलब मान लो ये इधर आने की कोशिश कर रहे हैं तो इधर इनको अगर आने से रोकना है तो हमें यहाँ पर इक्वल प्रेशर लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए यस मैम। ना। तो बेटा उसको ही हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिफाइन कैसे लिखते हैं? लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफाइन, द मिनिमम प्रेशर the minimum pressure that must be applied to a solution to prevent the flow of solution, to prevent the flow of solvent molecules to semi-permeable membrane is called osmotic pressure. Is called
ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। तो मैथ्स में हम पाई का सिंबल बनाते थे ना, उसी पाई से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा मैं आपको ऑस्मोसिस का एक बहुत डे टू डे लाइफ एग्जांपल दे सकती हूँ। आप लोगों ने कभी देखा है कि जैसे अगर हम हमारे घर में गाजर लेकर आए या कोई सब्जियां लेकर आए, तो क्या आपने देखा है थोड़ी टाइम बाद वो एकदम पतली हो जाती है, सूख जाती है? कभी देखा है? Yes, ma'am. गाजर होती है, मूली होती है, थोड़ा टाइम बाद वो क्या होती है, एकदम सूख जाती है। बेटा सूख क्यों जाती है ये सब? ठीक है, मैं एक गाजर ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, पर फिर भी समझ जाना, ठीक है? मान लेना ये गाजर है, ठीक है? यस मैम, हम समझ है ना? लेंगे। मान लो ये गाजर है, ठीक है? चलो, अब बेटा इस गाजर के अंदर अभी पानी है, ठीक है? इस गाजर के अंदर हमारे पास क्या है, थोड़ा थोड़ा पानी है। गाजर के अंदर क्या होता है बेटा, अभी पानी ज्यादा होता है, लेकिन अगर मैं गाजर को सूखे में रख, धूप में रख दूं या सूखे में रख दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पर पानी कम है, तो अभी यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है, बाहर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम है, तो पानी क्या करेगा, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा, कर देगा। यस मैम। इसकी वजह से कैरेट क्या कर जाएगी, श्रिंक। श्रिंक मतलब उसका साइज कम हो जाना, छोटा हो जाना। इसीलिए बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी जो हमारे वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, जो सब्जी वाले होते हैं, वो अपनी सब्जी पर कॉन्टिन्यूअसली पानी छिड़कते हैं गर्मियों में, देखा है कभी? यस मैम। यस मैम, क्यों छिड़कते वो हैं, ताकि सब्जियां फ्रेश बाहर भी रहने के पानी। लिए। क्या बेटा? वो सब्जियां और जो होते हैं वो फ्रेश दिखने के लिए पानी छिड़कते हैं। हाँ, क्योंकि अगर वो पानी नहीं डालेंगे तो सब्जियां सूख जाएंगी, सब्जियों जो होंगी वो फ्रेश नहीं दिखेंगी, सब्जियां अपना पानी बाहर छोड़ना स्टार्ट कर देंगी। लेकिन जब वो पानी अपने डालते रहते हैं तो बाहर भी पानी इक्वल रहता है, तो जिसकी वजह से ये नहीं होता। और पता है, जो गाजर सूख गई, उस गाजर को वापस पानी में रख दो ना, एक दिन दो दिन तो गाजर वापस फूल जाती है। क्यों? क्योंकि वापस पानी में रखेंगे तो बाहर पानी ज्यादा है, अंदर कम है, तो वापस वो कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। आ रहा है समझ में? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। चलो खैर, हम लोग बेटा अब इसी को आगे समझते हैं, ठीक है? एक से ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया ना? यस मैम, समझ आ रहा है। ओके 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 ओके। अब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास तीन तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। मैं आप लोगों को एक बार आपकी बुक भी दिखाती हूँ, ताकि आप बुक से भी थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकें। पहले लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास तीन तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, एक होते हैं बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, और एक होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। एकदम ध्यान से समझेंगे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ये आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। बेटा देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेड टू बी आइसोटोनिक। बेटा कभी भी अगर आप ये वर्ड देखो ना, आइसो, तो आइसो कभी भी केमिस्ट्री में कभी भी ये वर्ड देखोगे आइसो, तो आइसो का मतलब होता है सेम। हम आइसोटॉप्स पढ़ेंगे, आइसोबार पढ़ेंगे, आइसोमर्स पढ़ेंगे, तो कभी भी हम आइसो वर्ड पढ़ रहे हैं ना, तो आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशंस लिख लेते हैं, सॉल्यूशंस दैट हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर।
solutions that have equal osmotic pressure. For example, बेटा अगर मैंने 0.1 मोलर यूरिया ले लिया एंड 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लिया, इसका मतलब क्या है, इसको भी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझा देती हूँ आपको। ये देखो मैंने अभी एक कंटेनर लिया हुआ था ना, ये एक मिनट, मेरा कंटेनर, ठीक बेटा, एक से आप समझो, अगर इसमें 0.1 मोलर ग्लूकोज है और इसमें 0.1 मोलर यूरिया है, दोनों में बेटा 0.1 मोलर है, तो इसका मतलब इसमें भी पानी है और इसमें भी यूरिया के 6.022 into 10⁻22 पार्टिकल्स है, और इधर यहाँ पे मेरे पास पानी है और इस पानी में भी जो ग्लूकोज है उसके 6.022 into 10⁻22 पार्टिकल्स है। तो बेटा दोनों तरफ जो मेरा सॉल्वेंट होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा, क्योंकि दोनों तरफ 0.1 मोलर है। अगर बेटा दोनों तरफ ही सॉल्वेंट इक्वल है तो जो सॉल्वेंट प्रेशर लगाएंगे वो भी क्या लगाएंगे, इक्वल प्रेशर लगाएंगे। यस मैम, यस मैम। बेटा ऐसे में जो ये Yes, दोनों ma'am. सॉल्यूशंस होते हैं इनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं इन्हें हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में अगर ये ए है और ये बी है, तो क्या ए से बी या बी से ए कहाँ पे सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा, ए से बी, ए से बी या बी से ए कहाँ ट्रेवल करेगा, दोनों तरफ इक्वल प्रेशर है। सोचो दो लोग पंजा लड़ा रहे हैं और दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो हाथ कहाँ मूव करता है, लेफ्ट साइड की राइट साइड, मिडल में ही होता है मैम। मिडल में ही होता है, मूव ही नहीं करता। तो सिमिलरली बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में भी देयर विल बी नो ट्रांसफर बिटवीन ए टू बी और बी टू ए, कोई ट्रांसफर नहीं होगा, नो नेट ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। क्या क्लियर हुई ये बात बच्चे, यस मैम। नो Yes, नेट ma'am. ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये हमारा क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्लियर हुआ, यस मैम। Yes, ma'am. वेरी यस मैम। सेकेंड, सेकेंड है हमारे पास बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ये देखो, if two solutions have unequal osmotic pressures, the more concentrated solution with higher osmotic pressure is said to be hypertonic solution। जो ज्यादा concentrated solution होता है ना बेटा, उसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। ये देखो, जैसे मानो मैंने यहाँ ये, सॉरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, बेटा देखो यहाँ पे मानो मेरे पास है 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है और यहाँ पे मेरे पास 0.1 नहीं 0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक दोनों एक साथ ही समझ लेते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब बेटा दोनों तरफ मेरे पास अपना अपना कंटेनर है जिसके अंदर मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है।
ठीक है, अब यहाँ पर अब बेटा इसमें 0.2 मोलर यूरिया है, इसके अंदर मेरे पास यूरिया क्या हो जाएगा, इसके अंदर मेरे पास यूरिया ज्यादा हो जाएगा। इसके अंदर मेरे पास NaCl कम है। तो बेटा ये वाला जो सॉल्यूशन है मेरे पास, जिसको हम बोल रहे हैं, जो कि मेरे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसे हम बोलेंगे कि दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये मेरे पास कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जिसमें मेरे पास सॉल्यूट कम है, इसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है वो मेरे पास हाइपोटोनिक है। अच्छे से समझ लो। देखिए, have the more concentrated solutions is said to be hypertonic and the more dilute solution is known as hypotonic solution. ये सब देखो बेटा लिख लिया, चले आगे। Yes, ma'am. अब देखते हैं बेटा हाउ टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सब लोगों के फॉर्मूले, सब चीजों के फॉर्मूला करे थे ना, तो ऐसे ही अब ऑस्मोटिक प्रेशर का भी फॉर्मूला करेंगे। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू N अपॉन में V आर टी। ध्यान से देखो क्या 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 है। दिस पाई इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस N अपॉन में V इज कॉन्सेंट्रेशन। ये इस N को हम बोलते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। V होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। R होता है बेटा गैस कांस्टेंट। क्या आपने कभी 11th में ये बात ये पढ़ा है, R गैस कांस्टेंट? क्या आप लोगों ने कभी R गैस कांस्टेंट पढ़ा है? नहीं मैम। अच्छा ठीक है बेटा, R ना एक गैस कांस्टेंट होता है जिसकी जो वैल्यू है, अगर तो हमें चलो मैं भी समझाती हूँ R कैसे लेना है, रुक जाओ एक मिनट। इसकी वैल्यू बेटा हमेशा होती है 0.082। अगर मतलब हमारे पास जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक में है, टेम्परेचर केल्विन में है, तो हम जो इसकी वैल्यू ले लेते हैं वो 0.082 ले लेते हैं। ठीक है, ओके मैम। अगर टेम्परेचर केल्विन में है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक में है, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है। तो और ये जो T है, दिस T इज टेम्परेचर इन केल्विन। दिस T इज टेम्परेचर इन केल्विन। मैं एक बार साफ साफ दोबारा फॉर्मूला लिख देती हूँ। पाई इज इक्वल्स टू N2 अपॉन में V आर टी। बेटा N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। R क्या है, गैस कांस्टेंट। T है टेम्परेचर।
समझ में आया? ठीक है। डेसीमीटर क्यूब का मतलब बेटा लीटर ही होता है, कंफ्यूज मत होना, डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर ही होता है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कोई बच्चा बताएगा? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन टोटल मास। गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो बेटा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू में वॉल्यूम इंटू में आर इंटू में टी, ऐसे भी लिख सकते हैं पाई का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को खोल के भी लिख सकते हैं, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन ट्राई करें इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें ये कुछ दे रखा हो और हमें निकालना हो। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन ही उठा लेते हैं। आज नहीं कर रहा है। What is the molar mass of solute if a solution prepared by dissolving 0.8 to 2 gram of it in 300 millidecimeter cube of water has an osmotic pressure of 149 mm of Hg at 298 Kelvin? बेटा ये ना अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो क्वेश्चन ना ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो हम इसको ऐसे सेंटर में रहने देते हैं। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो क्या लिखते हैं? गिवन लिख देते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट if a solution is prepared by dissolving 0.8 to 2 gram of it, it मतलब सॉल्यूट की बात कर रहा है बेटा, इसका मतलब उसने हमें सॉल्यूट का गिवन मास कितना दिया है? 0.822 ग्राम्स। क्या ये समझ में आया? यस मैम। इन 300 मिली डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, इसका मतलब बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास कितना हो गया? देखो मिली डेसीमीटर क्यूब यानी कि 300 ml, कितना हो गया? 300 ml has an osmotic pressure of 149 mm of Hg और टेम्परेचर कितना गिवन है हमें? 298 केल्विन। और हमें टू फाइंड कैलकुलेट, हमें क्या करना है? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हमें क्या फाइंड करना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि हमें M2 कैलकुलेट करना। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छे से देख लो, ये देखो समझ में आया? करें क्वेश्चन आगे? यस मैम। अच्छा चलो, यस मैम। क्या हम लोगों ने पढ़ा पाई का फॉर्मूला होता है W2 इंटू में R इंटू में T अपॉन में M2 इंटू में V। क्या हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है? यस मैम। अब बेटा इस क्वेश्चन में हमें ये पता है, एक सेकंड बेटा होल्ड करना, हाँ 1 मिनट, एक मिनट। अब देख W2 हमें गिवन है बेटा 0.822, R की वैल्यू कितनी होती है? R की वैल्यू होती है 0.082, ये मैंने अभी आपको बताई है। R की वैल्यू कितनी होती है? 0.082 डेसीमीटर क्यूब
एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। अब बेटा यहाँ पे हमें जो प्रेशर होता है वो किसमें लेना होता है, एटमॉस्फेरिक में। यहाँ पे हमें प्रेशर की यूनिट क्या दी रखी है, mmHg। प्रेशर की ना बेटा बहुत सारी यूनिट्स होती है, लेकिन हमें यूनिट क्या करनी पड़ती है, कन्वर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम R एटमॉस्फेरिक में ले रहे तो हम प्रेशर mmHg में नहीं ले सकते। प्रेशर हमें किस में लेना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक में ही लेना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। है ना। तो Yes, बेटा ma'am. होता क्या है, देखो 1 atmospheric is equals to 1 upon में 760 mm of Hg। तो अगर हमें कभी भी कन्वर्ट करना होता है तो हम कैसे कर सकते हैं, प्रेशर को अगर हमें एटमॉस्फेरिक में निकालना है तो उसको डिवाइड बाय 760 कर दो। क्या कर दो, डिवाइड बाय 760। तो 149 है ना, तो 149 डिवाइडेड बाय 760, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, mm of Hg हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस मैम। तो बेटा अब यहाँ से हम रखेंगे तो देखो पाई की जगह में क्या लिखूंगी, 149 अपॉन में 760 इज इक्वल्स टू W2। W2 हमारे पास कितना है, 0.822 इंटू में R कितना है 0.082, T कितना है 298 अपॉन में M2 हमें निकालना है बेटा, और वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है 300 ml। अब अगर ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, 1000। ठीक है, यस मैम। समझ में आया? यहाँ पर 1000 क्यों लगाया, ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. हाँ बेटा, आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी चलो क्लास का टाइम ओवर हो गया है, तो लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप इसको सॉल्व करोगे। देखो ये बुक में कर रखा है सॉल्व, आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 342 ग्राम्स पर मोल। क्लियर है ये? यस मैम। M2 निकालेंगे तो M2 को यहाँ रखेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर। तो 0.822 इंटू में 0.082 मल्टीप्लाइड बाय 298 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 760 और अपॉन में हो जाएगा 149 इंटू में 300। ठीक है, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 342 ग्राम्स पर मोल। ठीक है बच्चे? यस मैम। ओके Yes, बेटा, ma'am. तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग बच्चे, बाय, टेक केयर। Thank you, ma'am. थैंक यू बच्चे, बाय, गुड इवनिंग।